दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एक्सपर्ट आकाश गुरु में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैली अकाउंटिंग के बारे में। दोस्तों देखिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं टैली सॉफ्टवेयर पे वर्क करने जा रहा हूं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों कि आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आपको अगर अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग नहीं आती है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं हमारी बात दोस्तों? कोई भी टैली सॉफ्टवेयर या कोई अदर सॉफ्टवेयर अगर आप उसके स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, मान लीजिए उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो आप उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे जब तक आपको टैली का जो बेसिक अकाउंटिंग वो नहीं आता। दोस्तों मैं आज आपको 100% टैली अकाउंटिंग सिखाऊंगा। दोस्तों जो भी अकाउंटिंग के शुरुआती जो होती है, शुरुआती चीजें, उसको हम आज आपको क्लियर कराएंगे। आप पूरा वीडियो सिर्फ देखिए और बने रहिए हमारे वीडियो में। हम 100% आपको बता रहे हैं कि आप एक बेसिक अकाउंटिंग से लेकर के टैली में सारा काम जान जाएंगे दोस्तों, और अच्छा वर्क कर पाएंगे और अच्छी इनकम कर पाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो संस्था है वो महर्षि दयानंद एजुकेशन ग्रुप एवं महर्षि दयानंद योग संस्थान, जो कि बहुत सारे कोर्स आपको कराती है दोस्तों, जिसमें योग कोर्स, डिप्लोमा इन योग शिक्षा, डिप्लोमा इन योग टीचर और आदि समस्याओं का प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स है हमारे यहाँ, और कंप्यूटर कोर्सेज जैसे एडीसीए, डीसीए या पीजीडीसीए, डीसीएस, टैली, डीटीपी या बहुत सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ब्यूटिशियन से लेकर के सारे के सारे कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। और दोस्तों अगर और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। हमारा टोल फ्री नंबर 180057288090 पर। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और बात करते हैं अकाउंट की। तो अकाउंट दोस्तों दो तरह से करते हैं। एक तो हमारा मैनुअल अकाउंट होता है। मैनुअल अकाउंट जो हाथों से किया जाता है दोस्तों। आपसे जब सॉफ्टवेयर नहीं थे तब भी अकाउंटिंग होती थी दोस्तों, तो मैनुअल अकाउंटिंग आप लोग लिख लेते, छोटे मोटे किराना स्टोर या बहुत सारे से। जब वो उद्योग बड़ा हो गया दोस्तों तो उसके लिए जरूरत पड़ी किसकी? हमको जरूरत पड़ी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में दोस्तों क्या हुआ? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मुझे टैली जैसे माहिर सॉफ्टवेयर मिलने लगे, जिससे अकाउंटिंग करना बहुत ईजी हो गया और बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स को संभालना बहुत आसान हो गया। बहुत से बिजनेसमैन बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स करते हैं जिसको मैनुअल करना पॉसिबल नहीं होता, उसको याद करना पॉसिबल नहीं होता, जिसके वजह से टैली सॉफ्टवेयर जैसे माहिर सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो टैली बहुत माहिर सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग में। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी अकाउंटिंग को कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अकाउंटिंग? सबसे पहले अकाउंटिंग है क्या दोस्तों, हम ये समझेंगे। अकाउंटिंग दोस्तों बहुत समझने वाली बात है। अकाउंटिंग या एक प्रोसेस है, एक प्रकार की क्रिया है जिसमें बिजनेस की आर्थिक जानकारी समझना, रिकॉर्ड करना, सारांश निकालना और रिपोर्ट बनाया जाता है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब 31 मार्च टू 1 अप्रैल जो गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल जो डेट रखी हुई है के रूप में निर्णय लेने में आसानी होती है। दोस्तों आप निर्णय तभी ले सकते हैं जब आप अकाउंटिंग करेंगे, तभी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, तभी उसका सारांश निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट या लॉस या ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे पास जो होंगी। जब तक आप लेखा जोखा नहीं करेंगे तब तक आप आर्थिक जानकारी दे ही नहीं पाएंगे, ना खुद समझ पाएंगे ना दूसरों को समझा पाएंगे। तो इसके लिए मुझे आगे बढ़ के हम बात करेंगे। तो एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या है अकाउंटिंग के मतलब लेखांकन के लाभ है क्या? आखिर लेखांकन करने से क्या क्या मुझे फायदे होंगे, ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो एक बहुत पुरानी कथा है दोस्तों, बहुत पुरानी अकाउंटिंग की भाषा है, जिसमें लिखा है पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। कहने का मतलब दोस्तों मेरा यह है कि पहले लिख लो फिर पीछे दो, मतलब किसी और को कोई बिल है या कोई चीज है तो पहले आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको उसका बिल दे दिए। इन फ्यूचर अगर कभी कोई समस्या आती है तो क्या करो, भूल पड़े कागज से ले, तो उसका बिल ले करके आप अपने कागज से मिला करके ये जान सकते हैं कि गलती कहां से हुई। तो ये मिस्टेक्स आपको तभी पता चलेंगी जब आप इस पहले को समझेंगे। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले, ये अकाउंटिंग की बात हुई दोस्तों। आगे बात करते हैं हम। देखिए मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है अकाउंटिंग के फायदों में। अकाउंटिंग से हमें किसी विशेष पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है यह समझ सकते हैं। जब आप अकाउंटिंग करे होंगे, कहीं लेखा जोखा किए होंगे, तभी तो आप किसी उस समय में विशेष पीरियड में मार्च अप्रैल मई जून कभी भी किसी भी टाइम पे आप ये जान पाएंगे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करें
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं। फाइनेंशियल मतलब वही 31 मार्च टू 1 अप्रैल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप पोजीशन को कब समझेंगे, जब आप लेखा जोखा करके रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिजनेस में कितनी संपत्ति है ये कैसे पता चलेगा, जब कहीं लिखा होगा तभी तो पता चलेगा, ये भी तो एक फायदा है, इसको आपको समझना है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिजनेस में कितनी कैपिटल है, तो बिजनेस की कैपिटल आप कैसे काउंट कर सकते हो बिना लिखे, भाई लिखना पड़ेगा उसको भी। तो बिजनेस की कैपिटल्स आपको कैपिटल मींस पूंजी, कितनी पूंजी है ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसके लिए आपको मुझे अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी और यही इसके फायदे हैं। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो बिजनेस में कितना ऋण है, कितने कर्ज में है, तो लेखा जोखा करेंगे तभी तो पता चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसके अलावा हम अकाउंटिंग रखने से बिजनेस के लाभ या हानि के कारणों को समझ सकते हैं। आप जब लेखा जोखा करके रखेंगे तो तभी आपको यह पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि बिना लिखे आप नहीं पकड़ पाएंगे कि हम कैसे कि ये प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, या नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ मुझे किस तरह के कदम उठाने आगे चल के। तो कदम आप तो तभी उठाएंगे ना दोस्तों जब आपको ये पता होगा कि मैं प्रॉफिट में जा रहा हूं या लॉस में जा रहे हैं, तो कदम पीछे कैसे हटाना है। समझ रहे हैं हमारी बात दोस्तों। तो कुछ ये लेखांकन के लाभ है, एडवांटेज हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉरी दोस्तों, अकाउंटिंग सीखते समय हमें नियमित रूप से कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो कुछ शब्दों का प्रयोग करने का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, मतलब हर एक चीज की एक आर्ट है यार, एक कला है जिसको मुझे ये समझना पड़ेगा। बिजनेस में अकाउंटिंग के बेसिक जो तरीके होते हैं वो क्या है, उनके शब्द को समझना है। तो पहले हम इन शब्द को समझ लेते हैं, पहले इन शब्दों को देखते हैं ये क्या है, उसके बाद हम इसके अर्थ को समझेंगे दोस्तों। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यहां पे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें, कारोबारिक सौदा, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है ये समझेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा गुड्स, हमारे माल, मतलब किस तरह के लैंग्वेजेस है। देखिए गुड्स हमको माल, हमको अपने अकाउंटिंग में गुड्स, और गुड्स क्या होता है इसके अर्थ को हम आगे वीडियो में समझेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखते रहिए, हम आपको पूरी आज अकाउंटिंग समझा देंगे दोस्तों कि बेसिक अकाउंटिंग क्या चीज होती है। इसके बाद एसेट्स, संपत्ति, किस तरह की संपत्ति, किस संपत्ति की बात कर रहे हैं तो वो हम समझेंगे। इसके बाद लायबिलिटीज, दायित्व क्या होता है, किसका होता है, कैपिटल क्या होती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें अकाउंट क्या होता है, खाते क्या होते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रहा हो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसको शेयर करें ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो और वो अच्छा पैसा कमा पाए दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद क्रेडिटर्स, लेनदार कौन होते हैं दोस्तों, डेप्टर्स कौन होते हैं, देनदार। इसके बाद कैश ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन किस तरह का होता है दोस्तों। लेजर क्या होता है बेसिक अकाउंटिंग में हमारे पास, ड्राइंग क्या होते हैं हमारे, उसके बाद रिसिप्ट्स क्या होती हैं, जर्नल एंट्रीज क्या होती है। ये सारी चीजें आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप इसको जब नोट करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे, तभी आप एक बेसिक अकाउंटिंग सीख पाएंगे दोस्तों। बेसिक अकाउंटिंग के बाद ही आप समझ लीजिए किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको टैली या कोई ऐसा कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर सीखना है तो उसके लिए आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट करके इसको पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट हमारा है परचेज, परचेज के बाद हम बात करें सेल्स, सेल्स क्या होती है, परचेज रिटर्न ऑफ रिजेक्शन इन और आउटवर्ड इनवॉइस, क्रय वापसी क्या होती है, सेल्स रिटर्न ऑफ रिजेक्शन आउट ऑफ इनवर्ड इनवॉइस, बिक्री वापसी क्या होती है दोस्तों। और इसके बाद ट्रायल बैलेंस क्या होता है, संतुलन परीक्षण, इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप वीडियो पुश करके आप इन सबको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आगे हम जो वीडियो को बढ़ाएं तो आपको ये चीज समझ में आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, कारोबारिक सौदे। हम फर्स्ट पॉइंट इसको रखते हैं। देखिए क्या है, बिजनेस एक वित्तीय घटना है जो बिजनेस से संबंधित है और जिसका प्रभाव कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है दोस्तों। उदाहरण के लिए माल की खरीद, वेतन, क्रेडिट पर और माल को बेचना। देखिए दोस्तों कहने का मतलब है आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है, बिजनेस में बहुत तरह से ट्रांजैक्शन करेंगे। आप उधार माल बेचेंगे, आप नगद माल बेचेंगे, हो सकता है आप बहुत पुराना आपका ग्राहक हो तो उस पर भरोसा करके भी आप गुडविल देख करके उसको माल दे सकते हैं, समझ रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसा है, उधार पे है या फिर नगद पे है, या समझ रहे हैं। तो इसके बारे में आगे हम आपकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं गुड्स क्या है। गुड्स
गुड्स माल को बिजनेस में नियमित और मुख्य रूप से खरीदा और बेचा जाता है। दोस्तों सीधी सी बात है, आप माल को खरीदेंगे बेचेंगे तो उदाहरण के लिए क्या, आखिर किस तरह के गुड्स, तो गुड्स कुछ इस तरह के दोस्तों देखिए, एक किराना दुकान से साबुन तेल आदि गुड्स हैं। आप अगर माल की बात करें तो आप या तो साबुन खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, या फिर अदर कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो वो सारी चीजें गुड्स कहलाती हैं। साइकिल के कारोबार है तो साइकिल में जितनी चीजें आती हैं उसको एक एक नाम दिया जाएगा, एक एक नाम दे करके नहीं बुलाते हैं हमारे बेसिक अकाउंटिंग या फिर टैली सॉफ्टवेयर में, तो एक गुड्स होता है दोस्तों, इसको एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जैसे उसके बाद मुनाफे की खरीद और माल की बिक्री की निर्भर करता है। सही बात है, मुनाफे की खरीद पे ही तो आप उसको खरीदेंगे, उसके बाद माल की बिक्री पर उसको बेचेंगे, निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें हमारी गुड्स होती हैं। मतलब आपको अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, मैं आज माल लेने जा रहा हूं, तो गुड्स लेने जा रहे हैं। अब माल बोल दिया तो बहुत अच्छा, लब बोला माल लेने जा रहा हूं तो हमने कहा कि भाई मैं माल में क्या क्या लेने जा रहा हूं, तो वहीं क्या बोलने लगेंगे आप कि तेल साबुन कंघा वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आप खरीदे, तो इनको एक टाइटल दे दिया गया है, गुड्स माल। बात समझ रहे हैं मेरी दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इसके बाद एसेट्स, मेरी संपत्ति। संपत्ति क्या होती है दोस्तों, इसके हम बात करें। देखिए कीमती चीजें होती हैं जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती हैं दोस्तों, समझिए। देखिए ये एक कीमती चीज होती है जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती है और बिजनेस की संपत्ति होती है, उदाहरण के लिए बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि यार कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको जरूरी है क्या क्या चीजें जरूरी है भाई, आपका एक ऑफिस होना चाहिए, नहीं तो एक दुकान होनी चाहिए, समझ रहे हैं। उसके बाद आपके पास वो मशीन होनी चाहिए जिस मशीन से आप उसका काम कर रहे हैं, फर्नीचर होनी चाहिए भाई, जब कोई सामने आएगा तो उसको आप कहां बैठा लेंगे। तो जो चीजें मुझे बेचने से संबंधित नहीं होती है वो चीजें बेचने के लिए नहीं है मैं अपनी दुकान में रखता हूं, उन चीजों का मैं प्रयोग करता हूं ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, दिक्कतें ना हो। समझ रहे हैं, एसी हो गई तो क्या एसी, एक एसी आप बेचने के लिए नहीं लगा रहे, वहां पर एक एसी आपने लगाई है लेकिन वो आपकी संपत्ति है, मतलब आपके शॉप में जो सारी चीजें बेचने योग्य नहीं है, जो संपत्ति मतलब वो अगर आपके बेचने योग्य नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सुविधा के लिए दी है, वो सारी चीजें आपकी संपत्ति कहलाती हैं। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं लायबिलिटीज। दायित्व क्या होता है। देखिए लायबिलिटीज दूसरों द्वारा बिजनेस को दी जाती है, मतलब कोई और आपकी हेल्प कर रहा है आपको बिजनेस में बढ़ाने में। उदाहरण के लिए समझिए तो बैंक से लिया गया लोन क्रेडिट पर माल की खरीद, मतलब आप या तो फिर आप तो बैंक से लोन लेंगे, समझ रहे हैं, या फिर आप किसी से उधार माल खरीदेंगे, तो ये दूसरों द्वारा तो हुआ जिसको आपको बाद में चुकता करना है। लेकिन कुछ कंपनीज क्या करती हैं, उधार माल खरीदती जाती हैं, बैंक से कर्ज लेती जाती हैं, उनका बिजनेस नहीं चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में उसकी कंपनी लॉस होती है, उसको बहुत बड़ी दिक्कतें आने लगती हैं आगे चल करके। समझ रहे हैं हमारी बात। तो बहुत ज्यादा लायबिलिटी लेना भी खतरे से खाली नहीं है किसी से। बात समझ रहे हैं दोस्तों, यही होती है लायबिलिटीज, ये होती है दायित्व। तो जिसका जिसका भी दायित्व है यार उसको वापस करना है। टैली में भी एक ऑप्शन है लायबिलिटीज एसेट्स का, तो वहां पर तभी आपको ये समझ में आएगा, जब आप मैनुअल इसको जानेंगे तभी आप इसको टैली में प्रयोग कर पाएंगे, वरना आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉरी दोस्तों, बैंक से आप लोन ले लेंगे। बात समझ रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करने का है, आपको ज्यादा लायबिलिटीज नहीं लेनी है, उतना ही लेना है जितना आप दूसरों को बाद में चुकता कर पाए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है, पूंजी। तो कैपिटल यानी पूंजी जो बिजनेस के मालिक द्वारा किया गया निवेश होता है, जो बिजनेस के मालिक द्वारा किया गया निवेश होता है, यह कैपिटल कैश गुड्स या संपत्ति के रूप में होता है। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए, कुछ का मतलब या तो बिल्डिंग हो यार, या तो कैश हो, या फिर कोई पुराना माल पड़ा हो। समझ रहे हैं हमारी बात, पुराना माल मतलब गुड्स हो, ठीक है, संपत्ति हो, कैश हो के रूप में होता है। जबकि यह कैपिटल बिजनेस के मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, जाहिर सी बात है मालिक इसको इन्वेस्ट कर रहा है, मालिक बिजनेस में इसको डाल रहा है, तो बिजनेस के अनुसार यह कैपिटल भी एक लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज इसलिए है क्योंकि यह दायित्व बना है किसका, बिजनेसमैन का, उसका मालिक का, ऑनर का, क्योंकि ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, और अगर मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया है
तो इससे उसको बाद में लेना भी है दोस्तों, तो उसको बाद में तभी वो ले पाएगा, बाद में कैसे उसको देखेगा, तो वो लायबिलिटीज में जाकर के देखेगा कि उसने कितनी कैपिटल अपने बिजनेस में डाल रखी है। बात समझ रहे हैं हमारी बात? तो चलिए इसको हम टैली में भी समझेंगे दोस्तों, आगे चल करके फ्यूचर में हम पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से बनाते रहेंगे दोस्तों आप सबके लिए। तो हम पार्ट 1 में इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो कैश कितनी है, या फिर वो या कैश लगाइए या फिर कैश लगा सकता है कोई भी जो हमारा बिजनेसमैन है, ठीक है, या फिर वो गुड्स को रख सकता है, या अगर हम बात करें तो वो कोई फर्म को बेच सकता है, मतलब कोई कंपनी या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग वगैरह संपत्ति अपनी बेच के बिजनेस को बढ़ा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेडिटर्स, लेनदारों की। तो लेनदार क्या होता है दोस्तों? ये बहुत परेशान करते हैं क्रेडिटर्स और डेब्टर्स, ठीक है। लेनदार देनदार की बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, एंड जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं या फिर को बहुत से आगे लोग जो नहीं समझ पाते उनको बहुत दिक्कत होती है। तो लेनदार का क्या मतलब, देखिए समझने की कोशिश करिए। क्रेडिटर जिन्हें हमारे बिजनेस को निश्चित राशि देनी होती है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, क्रेडिटर जिन्हें हमारे बिजनेस को, मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं, निश्चित राशि देनी है, मतलब बिजनेस से वो पैसा देना है उसको, किसको? वो लेनदार हो गया, सीधी सी बात है, उसको पैसा दो ना यार, वो लेनदार हो गया, उन्हें क्रेडिटर कहेंगे, ठीक है। चलिए हम देनदार को समझते हैं। डेब्टर्स कौन होते हैं? देनदार। अब देनदार से साफ साफ शब्दों से ही पता चल रहा है कि वो पैसा देगा यार। चलो देखते हैं। जिससे बिजनेस को निश्चित राशि लेनी होती है, लो, जिससे बिजनेस को, मतलब बिजनेस में वो पैसा आएगा, निश्चित राशि लेनी होती है, उससे डेबिटर कहा जाता है, मतलब बाद में पैसा वो देगा। एकदम सिंपल सी बात है। लेनदार मतलब क्रेडिटर्स और देनदार मतलब डेबिटर्स, मतलब जिस राशि देनी है अगर हमें, तो हम उसको क्रेडिटर्स कहेंगे, मतलब वो लेनदार हुआ मेरा, और अगर हमें राशि लेनी है तो वह डेबिटर्स हुआ, बाद में पैसा मुझे देगा। तो यह है सिंपल सी बात है क्रेडिटर्स और डेबिटर्स के बीच की। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसको भी समझना। नकद लेन देन, यार पैसा दिया, माल लिया, काम खत्म, समझ रहे हैं। टैली अकाउंटिंग में भी ये बहुत ही इजी होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा भाई पैसा आ गया, माल गया, काम खत्म हो जाता है। चलिए हम समझते हैं कैश ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन नकदी में किए जाते हैं उन्हें कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार, मतलब उधार सौदे, क्या आपने माल दिया पैसा नहीं लिया, ये उधार सौदा हो गया। जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर किए जाते हैं उन्हें क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। यार देखो यहाँ पे साफ साफ फोटो इमेज में मैंने लगा रखी है, आप समझिए। यहाँ पे पैसा दिया, माल लिया, काम खत्म। यहाँ पे माल तो गया है लेकिन पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। जहां पैसों का लेन देन नहीं, पैसों का लेन देन नहीं, माल गया, पैसों का लेन देन नहीं हुआ, इसका मतलब वो उधार माल बिका है दोस्तों। तो इस तरह से आप समझिए कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यह अंतर होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें परचेज, मतलब इसका भी प्रयोग किया जाता है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। क्रय, परचेज मीन्स क्रय। क्रय का अर्थ है कुछ बाहरी एजेंसियों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद। यार देखो सिंपल सी बात है, कोई चीज जब हम खरीदेंगे तो उसको हम परचेज लिख करके अपनी एंट्री को पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो एंट्रीज की बारी जब बारी आएगी तो हम एंट्रीज में आपको इसको समझाएंगे कि किस तरह से हमारी परचेज की बात होती है। नेक्स्ट हमारा सेल। सेल्स हमारी क्या होती है? सेल्स एक प्रक्रिया है जो दो लोगों के बीच, जाहिर सी बात है दो लोगों के बीच में ही होगी, ठीक है। बेचेंगे तभी वो खरीदेगा, ठीक है। बीच में होती है बातचीत की प्रक्रिया, चाहे वो सेल्समैन और कस्टमर के बीच में हो। बेचने से संबंधित ये है कि मैंने माल बेच दिया, और परचेज मतलब मैंने माल खरीद लिया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और लोगों को तो इसको शेयर करिए। एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत जल्द आपके लिए पार्ट 1 से पार्ट 2 लेके आने वाला हूं दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।